नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा। इंडिया फौज देख रहे हैं आप। आगरा के इरादत नगर थाना क्षेत्र में गैस लीकेज से बड़ा हादसा हो गया और रसोई में खाना बनाने गई युवती झुलस गई है। युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता मयंक जुड़ गए हैं। मयंक, गैस सिलेंडर से लीकेज होने के बाद एक युवती की मौत हो गई है, क्या कुछ पूरी जानकारी है मयंक? देखिए देखिए बता दें कि मामला थाना इरादत नगर क्षेत्र के गांव घड़ी उद्दा का है, जहां पर युवती जो है 18 साल की है, नीरज नाम है उसका। खाना बनाने के लिए जैसे ही रसोई में पहुंची और माचिस जलाई तो उसके बाद एक भयंकर सैलाब आग का जो उसको लपटों में ले लिया, जिसके बाद वो चीखी चिल्लाई। जब तक बहुत काफी देर हो चुकी थी, पड़ोसी और परिवारी जन जब तक पहुंच चुके थे, 90% जो बताया जा रहा है झुलस चुकी थी और मौके पर ही दम तोड़ दिया। मौके पर पहुंचे एसओ इरादत नगर प्रेम सिंह ये पहुंचे हैं। उसके बाद पुलिस ने सबको कब्जे में ले लिया है और आगे की अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है एक बड़ा उदाहरण, तमाम घटनाएं होती रहती है, लोगों को सबक सीखना चाहिए। और कहीं ना कहीं एक लापरवाही जो है बताई जा रही है कि खाना बनाने से पूर्व गैस लीकेज को खुला छोड़ दिया गया था, जिसके चलते ये हादसा सामने आया हुआ है। जी, और कुछ भी हानि हुई है इस पूरे मामले में? देखिए हाल फिलहाल आपको बता दें कि जब किचन काफी खुली जगह पे थी, छोटी जगह थी, तो ज्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि हादसा अगर ये आग की जो लपटें हैं ज्यादा बढ़ती तो आसपास में भी नुकसान होने की काफी संभावना बताई जा रही थी। हाल फिलहाल युवती की मौत के बाद परिवारजनों में शोक का माहौल है और पुलिस के द्वारा ये बयान जो सामने आया है, जो एसएचओ प्रेम सिंह के द्वारा बताया गया है कि आसपास के माहौल में शांति व्यवस्था कायम रख दी गई है। पोस्टमार्टम के लिए सबको भेज दिया गया है। शुक्रिया मयंक आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों के पीएफआई की तुलना आरएसएस से करने पर घमासान बढ़ता रहा। वहीं अब इस मामले पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एसएसपी की गलती है या नहीं, यह प्रशासनिक मामला है। इसे सर्विस कोड के आधार पर उसके अधिकारी तय करेंगे। गलत है या सही है, सजा मिलनी चाहिए या नहीं, या माफी मिलेगी, सब संबंधित अधिकारी देखेंगे। अब ऐसे में बता दिया गया है कि सर्विस कोड के आधार पर अधिकारी तय करेंगे कि आखिर गलती किसकी है, कौन सही है, कौन गलत है, इसमें क्या कार्रवाई की जा सकती है। इन सारी चीजों को लेकर अभी जांच होनी बाकी है। साथ ही आपको बता दें कि इसीलिए अब ये जो मामला है ये कार्रवाई के आधार पर है कि अधिकारी ही आगे की चीजों को अब देखेंगे। और अब एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। प्रत्याशी भी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। वही चुनावी प्रक्रिया पूरी कराने के लिए विधानसभा में वोटिंग के लिए तैयारियां की जा रही हैं, जैसे लाकर बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर विधानसभा भवन में लाए गए हैं।
वहीं तैयारियों को लेकर विधानसभा प्रभारी सचिव जावेद हैदर ने कहा कि चुनाव की पूरी तैयारी कर ली गई है। विधानसभा में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। राष्ट्रपति चुनाव जो है वो 18 तारीख को है। मतदान जो है वो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा और उसमें सिर्फ निर्वाचित सदस्य जो हैं वही भाग ले सकते हैं। और उसके लिए तैयारियां ये है कि बैलेट बॉक्स और इलेक्शन मटेरियल सब जो है कल आ गया है, यहाँ स्ट्रांग रूम में रखा हुआ है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश कुमार जुड़ गए हैं। राकेश, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है, किस तरह से तैयारियां देखी जा रही हैं? देखिए 18 जुलाई को मतदान होना है और इसको लेकर यहाँ झारखंड में भी तैयारी पूरी हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि चुनाव से संबंधित जो कागजात होते हैं और बाकी बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स सभी पहुंच चुके हैं रांची में। खास करके सबसे पहले इस बात की तैयारी की जा रही है कि जहाँ पे मतदान होना है वहाँ किस तरीके की सारी तैयारी हो सकती है। विधानसभा परिसर में सारी चीजों को रखा गया है और इसके बाद से कोशिश की जा रही है कि जो व्यवस्था है, जो विधिवत होनी है मतदान की प्रक्रिया, उसे कैसे सुचारू ढंग से कराया जा सकेगा, इसको लेकर तैयारी की जा रही है। जी, आखिर सुरक्षा को लेकर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं राकेश? देखिए विधानसभा का परिसर है तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि पहले से भी वहाँ पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे। और खास करके जब चुनाव होना है उस दिन की बात की जाए तो जैसे विधानसभा की कार्रवाई होती है उसी तरह की सुरक्षा की जाएगी। और सबसे एक और अहम बात, बहुत किसी को अनाधिकृत रूप से प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तमाम लोगों को पास के माध्यम से जाना होगा और जो विधानसभा के सदस्य हैं उनको भी इसी माध्यम से जाकर देना होगा। तो तैयारी कर ली गई है, सुरक्षा के साथ साथ तमाम चीजों को ठीक किया जा रहा है। जी, शुक्रिया राकेश आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। कानपुर देहात में राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने सरकार की तरफ से चलाई गई योजनाओं का बिंदुवार विवरण दिया और उन्होंने कहा कि जनपद में प्रशासन के सहयोगी रवैये के कारण संपूर्ण जनपद के लोग सरकार की योजनाओं से न केवल लाभान्वित हो रहे हैं बल्कि उनके जीवन के में क्रांतिकारी बदलाव की उपस्थिति भी है। मुख्यमंत्री परम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार 100 दिन का कार्य का मैं पूरा विस्तार से मैंने आप लोगों के बीच रखा और लगभग सभी चीज़ें आ गई। उसमें कानून व्यवस्था को लेकर के, उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के, सभी चीज़ों पे विस्तार से हम लोग चर्चा। पटना के मुसल्लहपुर हाट इलाके में कोचिंग संस्थान में असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़फोड़ और बमबाजी करने का मामला सामने आया। वहीं दबंगों ने ये जो करतूत है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित कोचिंग संचालक ने जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप लगाया। संचालक ने कहा कि उन्होंने पहले भी 5 लाख की रंगदारी की मांग की थी, उसके बाद बराबर धमकी दी जा रही थी। आरोपी जन अधिकार पार्टी के से जुड़ा हुआ है, वह आए दिन धमकी देता था। हम लोगों ने पैसे देने से विरोध किया तो कल आकर ऑफिस में तोड़फोड़ की और एक बम भी फेंक कर चला गया। कई विद्यार्थियों को चोट लगी है। सबसे पहले बात तो बच्चे आए, जो अपराधी आए, सबसे पहले जाति पूछा गया। मेरे स्टाफ से पूछा कि जाति कौन हो, एक बोला कि दलित जाति का जो विनोद है, समझ गए ना। वो आया, सबसे पहले शीशा तोड़ा, स्टाफ को मारा, ऊपर से बोला 5 लाख रुपया रंगदारी दीजिए महीना। समझ गए मेरी बात। उसका कहना है कि हमको 5 लाख प्रति माह रंगदारी दीजिए और जो हम फोन करेंगे मेरा एडमिशन फ्री में होना चाहिए। पूर्वी चंपारण में समय पर बारिश न होने से किसान परेशान हैं। दरअसल धान की फसल के लिए पानी भरपूर चाहिए। अगर हफ्ते 10 दिन तक बारिश नहीं हुई तो
बिचड़े सूख जाएंगे और धान की खेती पर संकट पैदा हो जाएगा। प्रखंड में खरीद फसल में सबसे ज्यादा धान की खेती होती है। इसके बाद मक्का, अरहर और ज्वार आदि की खेती की जाती है। मक्का, अरहर की खेती के लिए ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, लेकिन धान की खेती के लिए सप्ताह में 30 से 40 मिलीमीटर बारिश की जरूरत होती है। ऐसे में बारिश के नहीं हो पाने के कारण किसान काफी चिंतित हैं। किसानों ने धान के पौधे तैयार करने में भी जो पूंजी लगाई है वो डूबने की कगार पर है। रुपए हुए हैं, खर्च हमको 10-15-20 हज़ार रुपये लग गया है, लेकिन बिजड़ा सूख रहा है पानी के चलते, बारिश हो नहीं रही है। उसके बाद सरकार अलग से हम लोगों को कोई फायदा नहीं दे रही है, कोई कुछ नहीं सुन रहा है। ये बीज रुपए कैसे बीज रुपए? पंपी सेट से। पंपिंग सेट से क्या आशा करके बीज रुपए की ऊपर वाले बारिश बरसाएंगे? हाँ, हम लोग पंपी सेट से बीज रोपे और सोचे कि कहीं बारिश होगी। घाटा हो रहल बा जे पानी नइखे होत। खाद के जरूरी बा, खाद दियाई, पानी दियाई तो होई, ना दियाई ना होई। जमीन भी फाट रहल बा काहे? मतलब पानी बगैर फटता। धूप कैसन होगा? धूप बहुत कड़ा बा। बारिश बरसत कि ना? का नइखे बरसत, जेकरा चलते फसल बर्बाद हो रहल बा। हाँ, बर्बाद होता ना। नोएडा में एसिड अटैक करने वाले प्रेमी को पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने 16 घंटे में प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल प्रेमिका का किसी और से अफेयर चल रहा था और जिसके चलते एसिड अटैक किया गया था। बेतिया में चौर के पानी में नहाने के दौरान नाबालिग भाई बहन की मौत हो गई है, जिसके बाद परिवार और गांव में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार लौरिया थाना क्षेत्र के सिवनिया पंचायत के बिशुनपुरवा गांव के चंवर में नहाने के क्रम में मौसेरे भाई बहन की डूबने से मौत हो गई। दोनों मौसेरे भाई बहन अपनी ननिहाल बिशुनपुरवा गांव में मामा साधु यादव के घर आए थे। दोनों पड़ोस के बच्चों के साथ सरहेम के चंवर में नहाने चले गए और नहाने के दौरान वो डूब गए। बच्चा अपने ननिहाल में आया था तो खेलने के क्रम में और बच्चों के साथ गया चौड़ में। खेलते खेलते पैर फिसल गया, जिससे दोनों बच्चा गड्ढा में गिर गया। वहीं पर उसकी मौत हुई। जालौन में 16 जुलाई को संभावित पीएम मोदी के कार्यक्रम में वीआईपी ड्यूटी पर जा रहे 2 पुलिसकर्मी हादसे का शिकार हो गए। गोहन से कैथेरी टोल प्लाजा पर रहे पुलिसकर्मियों को अज्ञात कार सवारों ने टक्कर मार दी, जिसके बाद एंबुलेंस की मदद से दोनों पुलिसकर्मियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोहन थाना क्षेत्र के बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की घटना है। खबर संभल से है, जहां एक भाई ही बहन का कातिल निकला। जमीन के विवाद में सगे भाई ने ही बहन की पीट पीट कर हत्या कर दी, जिसके बाद बहन का शव सड़क पर पड़ा हुआ मिला। दरअसल संभल के हयात नगर थाने के गांव धुरैठा में भाई बहन के बीच 6 बीघा जमीन का विवाद चल रहा था, जिसके चलते बहन जब खेत से लौटकर आ रही थी तो रास्ते में भाई ने उसे घेर लिया और लाठियों से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। बहन की हत्या के बाद आरोपी भाई मौके से फरार है।
आज के मैं बहन भाइयों में आपस में लड़ाई हो रही थी धानों के पीछे। तो ये धानों के पीछे लड़ाई हो रही, उनकी धानों की पौध में किसी ने दवाई डाल दी। तो वो बुआ जी गई अपने भाइयों के धोरे, घर नहीं गई, बाहर ही। तो वो बोले तुमने डाली है दवाई। तो उनके भैया बोले किससे बुझवाएगी? उन्होंने की जिसान से बुझवाऊंगी मैं, चल। तो इतनी बात में घर में से सब बल्ला के उन पर फेर पड़े। मारा किसने है? सर्वेश ने। सर्वेश ने मारा है? हाँ, और वो विनोद और विनोद की घरवाली खड़े होकर देख रही थी। जमीन के चक्कर में मारा। अच्छा, इन्हें 3-4 बीघा जमीन ले रखी है इसने। ये बताइयो कोई भाई होता उसी जगह वो भी लेता जब शादी न करी। तो किस पे शक है आपको? किसने मारा है? भाभी ने मारा, भैया ने मारा, ये तीनों ने मारा। और किस पे चका और जो दोरा पास के उन्होंने मारा होगा। मैं तो थी नहीं वहाँ पे। अच्छा, कहाँ के रहने वाली है ये? सर्वेश, विनोद, ममता। अच्छा, एक जमीन का आपस में बहन भाई का विवाद चला था, जिसमें काफ़ी पुराना विवाद चलने होने की वजह से आज बहन अपने खेत से जब घर पे आ रही थी तो किसी बात को लेकर आपस में कवासुनी हुई, जिसकी कवासुनी होने के बाद बहन भाइयों में झगड़ा होने की वजह से भाई ने सिर पे बहन को डंडा मार दिया, जिसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। तत्काल प्रभाव से पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने के बाद डेड बॉडी पंचायतनामे के लिए भेजी गई और FIR पंजीकृत कराकर जल्द से जल्द अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाएगी। वाराणसी नारिया डबल मर्डर केस की तहकीकात करने खुद पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश घटनास्थल पर पहुंचे। आपको बता दें कि घटना के 2 दिन बाद हत्या की गुत्थी सुलझाने मौके पर सतीश गणेश फोरेंसिक और क्राइम ब्रांच टीम के साथ पहुंचे। करीब 1 घंटे तक घटनास्थल मुआयना कर साक्ष्य के तौर पर कई सामान को बरामद किया गया। शामली में गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे आरोपी ने कोतवाली में पहुंचकर पुलिस के सामने दोनों हाथ उठाकर गैंगस्टर में वांछित कर दिया है। आपको बता दें कि पहुंचकर आरोपी किताबू ने कहा कि फरवरी 2021 में सपा विधायक नाहिद हसन के साथ उसके खिलाफ भी गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था, तभी से वह फरार चल रहा था। गैंगस्टर में वांछित चल रहे आरोपी ने सरेंडर कर दिया है और उसका कहना है कि एनकाउंटर से खौफ से उसने सरेंडर किया है। साथ ही उसका कहना है कि सपा के विधायक नाहिद हसन के साथ उस पर भी गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था और तभी से वो फरार चल रहा था। बड़ी खबर वाराणसी से है, जहां ज्ञानवापी मामले में सुनवाई खत्म हो गई है। 18 जुलाई को अब अगली सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में अपनी दलीलें रखी हैं। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। वाराणसी से खबर है कि ज्ञानवापी मामले में सुनवाई खत्म हो गई है, क्योंकि आज भी 2 बजे से सुनवाई हो रही थी और अब वो सुनवाई खत्म हो गई है। 18 जुलाई को अगली सुनवाई होगी, यानी कि कल शनिवार और रविवार की छुट्टी कोर्ट की और उसके बाद सोमवार को सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में रखी अपनी दलीलें। ज्ञानवापी मामले में सुनवाई खत्म। लगातार 3 दिन से सुनवाई चल रही थी, जिसमें अब हिंदू पक्ष अपनी दलीलें रख रहा था और आज की सुनवाई खत्म हो गई है। 18 जुलाई को सुनवाई होगी।
इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक झा जुड़ गए हैं। अभिषेक, आज की सुनवाई खत्म हो गई है, क्या कुछ आज की सुनवाई में रहा? आज की सुनवाई में देखिए वही हिंदू पक्ष की ओर से जो लगातार बातें कही जा रही थी, जैसा कि कल शिव पुराण से लेकर के वक्फ बोर्ड के नियमों का हवाला दिया गया था और अपने दावे को मजबूती से रखा गया था। उसी क्रम में भी आज हरिशंकर जैन, सुधीर त्रिपाठी और जो विष्णु जैन है, ये तमाम वकीलों की जो फौज है हिंदू पक्ष की ओर से, उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से शिव पुराण से लेकर के वक्फ बोर्ड के नियमों का हवाला देते हुए ये कहा कि 1993 से पहले तक वहाँ पूजा होती रही है। इसके अलावा मस्जिद का जो दावा किया जा रहा है वक्फ बोर्ड की तरफ से 1935 के मुकदमे का हवाला देते हुए, वो भी कहीं ना कहीं से गलत है, क्योंकि अगर आप इसमें उन्होंने बीएचयू के एक पुराने जो इतिहासकार हैं उनके द्वारा जो दिया गया नक्शा था, जो कि 16वीं सदी का है, उस नक्शे का भी जिक्र आज किया गया है। और इसी मामले में अब अगली सुनवाई जो है वो सोमवार को होगी। लगातार यानी कि हफ्ते में 4 दिन लगातार सुनवाई हो रही है और 12 तारीख से लेकर के आज तक सुनवाई हुई। उसके बाद अब अगली तारीख जो है वो सोमवार को रखी गई है, 18 तारीख को। जी बिल्कुल। आखिर अभी और कितने बिंदु बचे हैं जिन पर सुनवाई होनी है अभिषेक? देखिए, मुस्लिम पक्ष की ओर से कुल 52 ऐसे बिंदु दिए गए थे, जिसमें ये कहा जा रहा था कि ये जो जहां पर पूजा की इजाजत मांगी जा रही है या जहां पे कमीशन की कार्रवाई की गई है वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। और बार बार उनका 2 ही मुख्य रूप से पक्ष था। एक 1935 का दीन मोहम्मद का मामला जो आजादी के पहले उनके हक में फैसला आया था, और दूसरा जो मामला है वो 1991 का विशेष उपासना स्थल कानून नियम। तो इन्हीं 2 नियमों के हवाले से अलग अलग 52 बिंदुओं पर उन्होंने अपनी बातें रखी थी और उनको लगातार सिलसिलेवार तरीके से हिंदू पक्ष अब उनको काउंटर कर रहा है और धीरे धीरे करके मामला जो है वो अपने बिल्कुल। शुक्रिया आपका अभिषेक, हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।